ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हारून यूसुफ जी के साथ, जो कि दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा माने जाते हैं और लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं। हारून जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ये उम्मीद जताई कि जनता कांग्रेस की तरफ उम्मीदों भरी नज़रों से देख रही है, लेकिन अभी तक का जो चुनाव प्रचार है दिल्ली में मुख्तलिफ पार्टियों का, उस प्रचार में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। लोगों का मानना है कि साहब कांग्रेस जो है इस वक्त सत्ता की लड़ाई से एकदम बाहर है दिल्ली में। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, जिस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ प्रचार में खर्च किए हों, और वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम आदमी का नुमाइंदगी करने वाली पार्टी कहती है, आज जितना पैसा होर्डिंग और पोस्टर पे उन्होंने लगाया है, हमारे पास उस तरह का पैसा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अभी प्रचार जब शुरू होगा आने वाले एक हफ्ते के बाद से, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी उपलब्धियां पब्लिसिटी के माध्यम से भी और लोगों के बीच जाकर, जो आज नुक्कड़ सभाएं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर आप उसका आकलन करें तो आज वहाँ कहीं 15 लोग बैठे हैं, कहीं 20 लोग बैठे हैं, और जिस तरह के नेता भाषण देने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो समाज को बांटना चाहते हैं। क्यों बांटना चाहते हैं समाज को? दिल्ली में क्या नया फिनोमेना देखने को मिला है कि त्रिलोकपुरी में सांप्रदायिक हिंसा हुई, बवाना में हुई, वेलकम में हुई, और अब ये एक चर्च को जलाया गया। देखिए, गुजरात के बाद अगर सबसे ज़्यादा हौसले भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कहीं बुलंद हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने एक इम्तहान किया, एक टेस्ट किया था, और ये बात बार बार कांग्रेस के सीनियर नेता कहते रहे कि गुजरात एक लेबोरेटरी है, जिसको पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की लेबोरेटरीज वो बनाना चाहते हैं। और वो उसका दूसरा मिसाल जो था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जिस तरीके से जो उनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सोम जिनका नाम, संगीत सोम, उनको बड़ा प्रमाणित किया गया। मतलब ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि इस देश के अंदर जो है विभाजन करके लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बना सकती है। और उसके बाद अभी नुक्कड़ सभा में वो साध्वी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और मंत्री भी हैं, जिनके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर गतिरोध रहा और राज्यसभा लोकसभा दोनों नहीं चले, तो ये एक सोचा समझा एजेंडा है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लेके चल रही है। आज धर्म परिवर्तन का जो मुद्दा है, उसको जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, जिस तरीके से आरएसएस उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये प्रयास है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अक़लियतों से नहीं आया है, वही तजर्बे को वो दिल्ली में लागू करने के लिए त्रिलोकपुरी। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली इन सब बातों को कबूल करेगी? दिल्ली का जो कल्चर है, मिला जुला कल्चर है, और एक मिली जुली तहजीब यहाँ पर है, और ज़्यादातर लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, बल्कि लोगों का तो कहना यह है कि यहाँ तो मौसम भी बाहर से आता है, यहाँ का मौसम भी अपना नहीं है। तो क्या ऐसे माहौल में इन सब चीज़ों की कहीं गुंजाइश है? देखिए, जो जहनियत है और जो नीति है, अब जो इस तरह की फ़िरका परस्ती की सियासत करते हैं, वो ये सोच के करते हैं कि हर जगह ये वाला फार्मूला कामयाब होगा। लेकिन मुझे दिल्ली वालों पे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग तरक्की चाहते हैं, दिल्ली के लोग एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, दिल्ली का नौजवान पढ़ लिख कर अच्छी जगहों पर नौकरी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं। और फ़िरका परस्ती का ये रास्ता जो है, मैं समझता हूँ न सिर्फ दिल्ली में बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी तरक्की के लिए अगर सबसे बड़ा रोड़ा है तो ये फ़िरका परस्त जहनियत है। और मैं समझता हूँ दिल्ली के लोग इस चीज़ को ज़रूर पहचानेंगे और जब वक्त आएगा तो उसका जवाब भी देंगे। हारून साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि 15 साल से आपकी सरकार दिल्ली में थी और 10 साल से लगातार केंद्र में सरकार थी, उसके बाद भी ये हेट कैंपेन बीजेपी का चलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो क्या वजह है कि इस मिलीजुली तहजीब पर, पैगाम में मोहब्बत पर हेट कैंपेन हावी हो जाता है? क्या कांग्रेस एक जो सेकुलर कल्चर था और सेकुलर सोच की थी, उसे इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए? कहीं चूक हो गई कांग्रेस से? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से प्रचार किया गया, मैंने अभी आपसे कहा कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एजुकेशन में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, सोशल सेक्टर में हो, वो सारे के सारे नज़रअंदाज कर दिए गए जब
एक आदमी जो बड़ी कोठी में रहता है उसका बिजली का बिल 50,000 रुपये आता है, तो उसको लगा कि मुझे 25,000 देने पड़ेंगे। जो और दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने 30% कम करने की बात की, और इन दोनों पार्टियों ने ये दावा किया था कि हम टैरिफ कम करेंगे, जबकि जो रास्ता कांग्रेस ने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो फ़ायदा देने की कोशिश की सब्सिडी के माध्यम से, तो हम पे ये आरोप लगाया जा रहा था कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हम चोर हैं और बिजली कंपनियों के साथ मिले हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल 50% सब्सिडी देने की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ये बात अब दे रही है, वही सब्सिडी जो हम दे रहे थे, तो ये किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचारियों को ये भी सपोर्ट कर रहे हैं? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन नारों से और इस तरह की बातों से मुझे उम्मीद है कि ये वाला चुनाव जो होगा बड़ा फैसलाकुन होगा, और उसकी वजह यह है कि जो वादे उन्होंने किए थे आज वो तमाम दिल्ली के ऊपर ज़मीन पे कहीं नहीं नज़र आ रहे। आज बढ़ती महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। जब इंटरनेशनल प्राइजेज $142 से घट के $64 रह जाए एक बैरल का रेट क्रूड ऑयल का, तो पेट्रोल तो 30 रुपये लीटर मिलना चाहिए, डीजल 20 रुपये लीटर मिलना चाहिए। तो ये जो गुमराहकुन बातें कर रहे हैं, आज आलू की क्या कीमत है, आज टमाटर की क्या कीमत है, प्याज किस कीमत की है, दालें जो गरीब आदमी दाल खाता है आज उन पर 30% बढ़ चुका है। इन तमाम चीज़ों की बात ना करते हुए केवल जो है वो पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं या सेंसेक्स की बात करते हैं, जो अपने आप हो गया। बहरहाल बहुत बुनियादी मुद्दा आपने उठाया है और जनता की नब्ज़ पे हाथ रखने की कोशिश की है। इस मुद्दे पर और दिल्ली की राजनीति से जुड़े कई और मुद्दों पर आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन हाजिर होते हैं और हारून यूसुफ साहब के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।